अभी आ गए सभी। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे शायद, है ना? तो सर्कल के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे थे, सर्कल के लास्ट एक हमने वो आर्क वाला पढ़ लिया था ना। चलो एक और एक पॉइंट लिखो। कितने पॉइंट लिख लिए थे? शायद हमने 5 पॉइंट लिख लिया था ना। जो भी है नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। पॉइंट ये है, इफ Z3 या Z4 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू, अगर कभी रियल आ जाए, देन Z1, Z2, Z3 एंड Z4 लाइज ऑन आ सर्कल। ये एक सर्कल पर लाई करेंगे। इनका जो लोकस, यानी लोकस तो नहीं, यहां पे जेड कोई वेरिएबल तो मैंने छोड़ा नहीं है, इसी का यूज करते हुए हम लोग ये कह सकते हूं, इसकी हेल्प से हम लोग ये लिख सकते हैं Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू रियल आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? locus of Z is a circle which passes through points Z1, Z2 and Z3। एक ऐसे, आपको कभी ऐसा बोला जाए कि फाइंड अ सर्कल जो इन 3 पॉइंट से जाता है ना? आपने ये सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये Z, अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, यहां पर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सुनो जरा, Z4 Z4 Z3 Z3 दो यहां पे कॉमन आ गए, ये Z4 Z4, ये Z3 Z3। Z4 माइनस Z2 है तो Z3 माइनस Z2, ये माइनस Z2 माइनस Z2 ये अपोजिट होने चाहिए। दिस इज Z1 देन दिस इज Z1। बात समझ में आ रही है? ये Z1 है तो यहां Z1 चले गया, वही किया मैंने Z4 को वेरिएबल बना दिया। अब Z माइनस Z2 तो Z3 माइनस, सॉरी ये उल्टा कर दिया, फिर मैंने यहां पे गड़बड़ कर दी। ये Z2 आएगा और ये Z1 आएगा। देखो यहां गलती हो गई, यहीं पर ये प्रॉब्लम हो जाती। समझ में आ रहा है? Z माइनस Z2 तो Z3 माइनस Z2, ये 2 यहां है तो 2 यहां होगा, 1 यहां है तो 1 ऊपर होगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से और भी क्या बोला जा सकता था? आपको ये भी बोला जा सकता था, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2 इज आइदर 0 और पाई। अगर 0 और पाई, क्योंकि रियल का मतलब क्या हुआ, या तो आर्ग्यूमेंट आपका 0 होगा या पाई होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कभी ये आ जाए, है ना? समझ में आ रहा है? ये याद रखना है आपको कि ये एक, इसको आप सर्कल में ज्यादा, जब अगर आपको सर्कल पढ़ा होता आपने तो फिर मैं इसको अच्छे से इलेबोरेट भी करवाता, लेकिन अभी आप छोड़ो, अभी आप सिर्फ रिजल्ट याद रखो। सर्कल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जब 3 पॉइंट से जाने वाली एक मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती तो मैं वहां पे जब आपको कराऊंगा तो मैं देख लेंगे, कर लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है। इस रिजल्ट को याद रखना कि अगर इस तरीके का कभी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो एक सर्कल है। जैसे कि अगर मान लो मैंने ये कह दिया होता Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन Z माइनस 2 आयोटा इंटू यहां पर खैर Z2 दे देता कुछ ना कुछ, है ना? आपको मान लो ऐसा दे दिया 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा माइनस का 2 प्लस 3। अब इन दोनों को मर्ज करके लिख सकता था यहां पे ना। इसकी वैल्यू, अगर इसका अगर आर्ग्यूमेंट है कितना, 0, तो Z का लोकस क्या होगा? तो लोकस ऑफ Z, अब आप समझ गए, Z माइनस समथिंग, और यहां पर जो ये है वो यहां पर ये भी है, ये माइनस ये माइनस ये,
लोकस ऑफ जेड इज सर्कल। तो आपको ये बस कंसेप्ट याद रखना है ना, तो याद रख लेना, अपनी डिक्शनरी में नोट कर लो। बस एक चीज और है ना, तो कंसेप्ट वाइज अगर मैं कहूं तो कंसेप्ट वाइज इसका एक पोर्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा खत्म हो गया ना। दूसरा पोर्शन हमारा जो है दैट इज यूनिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, यूनिटी वाले पे आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं इस कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस आपको और करवाने वाला हूं, है ना। कुछ एक दो क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा, अच्छे भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसे लिख लिया। ये बस एक कंसेप्ट की तरह याद रखना और बिल्कुल याद ही रखना है ना। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे ये कह दिया, देखो करने को तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे, आप पूरा इलेबोरेट करके ओपन करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये वैसे ही अगर जैसे आ जाए तो मुझे डायरेक्ट कैसे पता लगेगा, तो डायरेक्ट वाली चीज बस लिखी है और कुछ नहीं है ना। आर्क वाला तो मैंने पिछली क्लास में सब कुछ बता ही दिया था, और आर्क वाला हमने पढ़ लिया था कैसे उसका सर्कल सेंटर निकालते हैं, कैसे उसकी रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालना तो कंपैरेटिवली बहुत आसान था, सेंटर निकालना थोड़ा सा टफ था, लेकिन एक बच्चे ने शायद उस पे ग्रुप पे आपको एक और मेथड से करके, यानी रोटेशन थ्योरम से सेंटर निकाल के भी दिखाया था, तो आप उससे भी कर सकते हो, वो भी आसान पड़ेगा ना। करने को कुछ भी कर सकते हो। देखो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आ गया ना, तो कहीं से भी घुमा फिरा के आप आंसर निकाल ही लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है, इफ mod w इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू w माइनस 1 अपॉन w, देन लोकस ऑफ z इज ऑप्शन ए हाइपरबोला, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी पैराबोला एंड ऑप्शन डी एलिप्स। हालांकि अभी इस चैप्टर का कुछ पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत माइनर सा पार्ट, सेंटर के 2 पॉइंट आए। हाँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है सेंटर से 2 पॉइंट, बिल्कुल सेंटर 2 जगह भी लाई कर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सेंटर वहीं आएगा। हाँ, अगर 2 आ रहे हैं, अगर दोनों वैलिड आ रहे हैं तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा ना, वो तो क्रॉस चेक करोगे आप क्वेश्चन में। अगर 2 आ रहे हैं लेकिन उनमें से एक वैलिड नहीं है तो उसे हटा दो, ये तो खुद कर लोगे, उसमें मेरे बताने की जरूरत क्या है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर से 2 आ जाएंगे तो क्या है। 2 कैसे आए वैसे, 2 आने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 2 पॉइंट ऑलरेडी फिक्स किए हुए थे और सेंटर आर्क मांगा था। हाँ 2 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 2 कैसे आएंगे, देखो उसमें शायद क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, एक 1,0 से और एक ऐसे करके, ऐसा भी हो सकता था भाई, इधर भी बन सकता था और इधर भी बन सकता था, दोनों में से किसी भी साइड बन सकता था ना। तो सेंटर इधर भी आ सकता है, सेंटर इधर भी आ सकता है, इधर भी तो बन सकता था ये, क्योंकि इधर बन सकता है तो इधर भी बनेगा, तो 2 सेंटर पॉइंट आएंगे। ठीक है, रेडियस तो सेम आएगी, सर्कल ही तो बनाना है। सर्कल तो यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ चाहे वहां बनाओ, रेडियस तो वही आएगी। सेंटर पॉइंट चेंज हो सकता है, तो सेंटर में भी 2 आ गए हो, आ सकते हैं 2, गलत नहीं है। लेकिन उसमें भी देख लेना कि हमारी क्यों वो वाली जो कंडीशन है Z2 माइनस Z1, इसका आर्ग्यूमेंट और इसका आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस ही आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि एक ही आंसर होता है, जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो आप क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके खुद दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, ये कैसे करेंगे, कर दूं कैसे मैं। आपको मॉड W 2 दे रखा है और एंड Z इक्वल टू दिया है W माइनस 1 अपॉन W, तो आपको ये बताना है लोकस ऑफ Z, Z का लोकस क्या होगा, क्या होगा, Z का लोकस क्या होने वाला है। करना पड़ेगा क्या मुझे,
इसके बाद मैं सोच रहा हूं तुम्हारा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दूं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर देंगे इसके बाद। अभी तो खैर इसमें 3-4 दिन लगेंगे, 3 दिन तो मान एक 2 दिन तो शीट डिस्कशन में ही लग जाएंगे हमारे, खैर वो तो बीच में आएगी शीट डिस्कशन। तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, फिर कोनिक सेक्शन में आ जाएंगे। यानी जो भारी भारी कुछ चैप्टर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ही है यार, वो तो बेसिक बेसिक, वो तो इतना तो मैं खाली क्वेश्चन में बताता जाऊंगा, वो कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बड़ी बात है, वो भी कर लेंगे, वो तो 2 दिन का काम है। या एक काम करता हूं, एक काम करते हैं, पता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 1 दिन में ही हो जाएगा तुम्हारा। कैसे होगा, कल की छुट्टी है ना, मैं आज आपको 2 लेक्चर मैथमेटिक्स के सेंड करूंगा, अपने ही होंगे मेरे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1-1 घंटे के 2 ही होंगे, ज्यादा नहीं है, वो देख लेना, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा उसमें, देख अगर करना चाहते हो जल्दी तो, ताकि कल का दिन भी तुम्हारा मिस ना हो, है ना। अगर पढ़ना तो बता देना, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लेक्चर सेंड कर दूंगा, वो 2 में ही खत्म हो जाएगा। वो इन्हीं को पढ़ाया था, अनुपम लोगों को पढ़ाया था मैंने, खैर उसमें बहुत फास्ट पढ़ाया मैंने, है ना, पूरा क्वाड्रेटिक बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया था वो, क्योंकि इतना बेसिक तो तुम्हें आता होगा कि मेरे को बिल्कुल जीरो से लेकर के तो स्टार्ट करने की जरूरत है नहीं, है ना, अल्फा प्लस बीटा, खैर फिर भी मैंने उसमें काफी हद तक कराया है। लोकेशन ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा, और बस यही चीजें हैं। कल आज सेंड कर दूंगा ना, देख लेना। पहला लेक्चर तो ऐसे हवा में निकल जाएगा, पहले लेक्चर में से 90% चीजें तुम्हें आती होंगी, रह जाएंगी सिर्फ सेकंड लेक्चर ही काम का है बस उसमें। लेकिन देखना जरूर फर्स्ट लेक्चर भी, हाँ, फर्स्ट लेक्चर तो मतलब मैं कहता हूं ना, अगर 1 घंटे का लेक्चर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फॉरवर्ड कर करके निकाल दोगे उसे। बट जो सेकंड लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें लोकेशन ऑफ रूट, कॉमन रूट्स, और रूट, थोड़ा बहुत रूट थ्योरी के बारे में कुछ बताया मैंने, तो वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग अपना स्ट्रेट लाइन और वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल में इसलिए स्टार्ट करना चाह रहा हूं ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ दिनों तक हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि ये थोड़े हैवी टॉपिक्स रहते हैं जिसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि अक्सर ये एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया नहीं होता ना, और बच्चा इतना पढ़ता भी नहीं है। इस चैप्टर में भी देख लो आप, कितना ही पढ़ा है आपने, इसलिए चलो अभी देखता हूं, मैंने कंफर्म तो नहीं किया है कि मैं स्ट्रेट लाइन ही स्टार्ट करूंगा, अभी देखता हूं जो आपके लिए अच्छा हुआ। इसका आंसर निकालो, ये तो करो, किसी का आया क्या, बातों में ही लग जाते तुम लोग भी मेरे साथ, मेरा तो काम ही बातें करना, क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन दे दिया, अब तुम करते रहो, तुम बातें भी करो और सॉल्व भी करो। देखो आसान सी भाषा में समझाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हम इस क्वेश्चन में। मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी अगर ना आए ना, बेसिक पे आ जाना। आप डब्ल्यू से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे ना, डब्ल्यू से करो, फिर भाई डब्ल्यू से ही तो करना है, करने को तो आप देखो मेथड 1 में आपको ये बता रहा हूं, पहले ये सोच लेते हैं। डब्ल्यू को मैंने ले लिया e की पावर आयोटा 2 e की पावर आयोटा थीटा, नहीं हाँ 2 e की पावर आयोटा थीटा ले लिया है ना, तो 1/w क्या बन जाएगा, 2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा, सॉरी 1/2, सही है, ये तो ऊपर नहीं जाएगा ना, वो तो नीचे ही रहेगा। तो इसका मतलब है z इक्वल टू क्या बन गया, z इक्वल टू बन गया 2 e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, सही है। इसको मैंने थोड़ा कॉस में लिख लिया, ये बन गया 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2, सही है। जेड को मैंने लिख दिया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज 3 कॉस थीटा, सही है। 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 5
आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 मुझे क्या चाहिए, मुझे लोकस चाहिए, तो लोकस यहां से थोड़ा ना पता लगेगा, या तो आपको कोनिक सेक्शन पूरा आता हो, उसमें क्वाड्रेटिक आता हो, या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता हो, लेकिन हमें तो वो आता ही नहीं है भाई। पहले कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, मैं कोनिक सेक्शन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोनिक सेक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के मिलकर ही बनते हैं, तो वो मैं कोनिक सेक्शन में तुम्हें कराऊंगा, यहां करवा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कोनिक सेक्शन नहीं आता कुछ भी, है ना। अब सुनो, इसको मैं क्या करूंगा, मुझे लोकस चाहिए, तो मैंने इसे x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस कर दिया। x क्या बन गया 3/2 कॉस थीटा, y क्या बन गया 5/2 साइन थीटा। आपको क्या करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा को रिमूव करना है। यहां से कॉस थीटा आया कितना 2x/3, और यहां से साइन थीटा आया कितना 2y/5। आप क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4x² 9 प्लस 4y² 25। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, x² 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y² 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस, दिस इज इलिप्स। इलिप्स होता है ना, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, सो दिस इज व्हाट, इलिप्स। सही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसके बाद नहीं समझ पाते कि करें क्या यहां के बाद। तो आपको क्या करना था, आपको जब भी, जैसे मान लो अगर मेरे को कभी ये मिल गया साइन थीटा, सॉरी आपको कभी ये मिल गया सेक थीटा इक्वल टू 2x/3 और टेन थीटा इक्वल टू मिल गया y/3, तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाले जो है ना इनको हटाना है, तो मैं यहां पर कैसे हटाऊंगा, मुझे पता है sec² थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बस मैं इसका स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा 4x² 9 माइनस y² 9 इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाता, हाइपरबोला आ जाता। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जब आप आते हो ना, तो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक को हटाना आना चाहिए, तभी लोकस आएगा। लोकस के क्वेश्चन अभी हम स्ट्रेट लाइन में करेंगे, ये चीजें मैं वहां भी सिखाऊंगा, लेकिन यहीं पे लोकस आ गया तो लोकस करना क्या है, लोकस का मतलब है वो जेड किस तरीके से मूव कर रहा है ना, वो जेड किस तरीके से मूव कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। ये मेथड 1 हो गई, मैंने w को 2e की पावर आयोटा थीटा मान लिया, तो 1/w क्या बन गया, e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ये तो समझ में आता नहीं कैसे बना, अपॉन में लिख दिया और e वाला ऊपर लेके चले गया। उसके बाद मैंने इक्वेशन में रख दिया, मुझे e की पावर आयोटा थीटा में सॉल्व करना नहीं आ रहा था, मन नहीं कर रहा था, मैंने उसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में कन्वर्ट कर लिया, और ये करा ये करा ये करा ये करा ये करा करते 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 क्या आया, इसको लास्ट में लोकस चाहिए था, तो x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस कर दिया, और x की जगह पर ये आ गया और y की जगह ये आया, वापस से मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा को हटा दिया, तो मेरा क्या बन गया, वो बन गया। क्या समझ में आया या नहीं आया? और क्या कर सकते थे सर इसमें, मेथड 2 आप शुरू से ही कुछ काम कर लो, शुरू से ही आप ये मत लो, आप सीधे ही क्या करते, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते। सही है, और फिर आपको एक चीज पता है बस कि x² प्लस y² इक्वल टू कितना है 4 दिया हुआ है, x² प्लस y² इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आपने z को क्या मान लिया, x प्लस आयोटा वाई मान लिया। यहीं से सर्कल मत कर देना, ये तो किस, सॉरी ये w को माना है ना, w को x प्लस आयोटा वाई मान लिया, तो x² प्लस y² इक्वल टू 4 बन गया। लेकिन मेरा लोकस तो w का थोड़ा ना निकालना है, मुझे z का निकालना है, तो z इक्वल टू क्या बन गया, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस x प्लस आयोटा वाई, तो z इक्वल टू क्या बन गया, इसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये क्या हो गया, x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई अपॉन, ये माइनस कर लो तो अपॉन x² प्लस y²। सही है, तो x² प्लस y² की जगह पे तो खैर आप ये 4 लिख सकते हो, तो ये z इक्वल टू कितना बन जाता, 4x प्लस आयोटा वाई माइनस x
प्लस आयोटा वाई, तो जेड कितना बन जाता? 3x प्लस 5 आयोटा वाई, तो 3x प्लस 5 आयोटा वाई, ये आपका क्या बन गया? जेड बन गया। जेड तो ये आ गया। अब आपको क्या करना था? आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पता है, सही है? तो जेड इक्वल टू 3x प्लस 5 आयोटा वाई बन गया। तो अब आप इसे कैसे लेके जाओगे? कैसे पता लगेगा? यहां से तो मुझे नहीं लग रहा आगे पहुंच पाएंगे, ये कर लेंगे। 3x प्लस 5 आयोटा वाई बाई 4 भी आएगा यहां। अच्छा, तो हम यहां से ये कर सकते हैं कि z इक्वल टू क्या बन गया? 3x बाई 4 प्लस 5 आयोटा वाई बाई 4। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा z, ये तो x y किसके थे? w के थे ना, मुझे z का लोकस मानना पड़ेगा। तो z को मैंने क्या मान लिया? अल्फा प्लस आयोटा बीटा, है ना? तो मेरा ये मैंने कंपैरिजन किया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 3x बाई 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आई? 5y बाई 4। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा, यहां से x निकालूंगा। x कितना आएगा? 4 अल्फा बाई 3, और y कितना जाएगा? 4 बीटा बाई 5, और फिर क्या कर दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कर दूंगा। तो यहां से सॉल्व कर लोगे, वापस से वही रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि यहां के बाद क्या करा मैंने, ये तो मेरा जो z आया वो x प्लस एक्स और y में आया। x और y मेरा z का लोकस थोड़ी ना था, ये तो मैंने w को x को y में माना था। z तो मुझे अब का सॉल्व करना है ना, तो मैंने z को सॉल्व किया, और z को मैंने अपनी तरफ से अल्फा प्लस आयोटा बीटा मान लिया, और अल्फा की वैल्यू इससे निकाल ली, बीटा की वैल्यू, और क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू पता थी, दोनों में रिलेशन पता था, तो मैंने उस रिलेशन को फिर से यूज किया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 4, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इक्वल टू 4 कर देना, यही आ जाएगा, ये वाला जो उधर आया था। सही है? दोनों मेथड समझ में आई लोकस के लिए या नहीं आई? हाँ भाई, समझ में आ गया कि सब ऊपर से गया? ओके, आ गया, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर, इतना आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। और कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड w, z और w एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दो। इफ मॉड z स्क्वायर माइनस w का मॉड का स्क्वायर इंटू z इक्वल टू दे रखा है आपको z माइनस w, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? देन ऑप्शन ए z इक्वल टू w, ऑप्शन बी z इक्वल टू w बार, ऑप्शन सी ZW1 इक्वल टू डी, सी ऑप्शन डी ZW बार इक्वल टू 1। इसका आंसर शायद मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ये एक से ज्यादा। सर इससे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा के को का भी सेम ही आ रहा है। हाँ, कॉन्जुगेट भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना है वैसे कर लो, सब कुछ सेम आएगा। गलत थोड़ा ना आएगा, मेथड कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, जो आपको आता है वो लगा लो, है ना? किसी से भी कर लो, आंसर तो सेम आएगा ना, क्योंकि मैथ ही है ये। मैथमेटिक्स में यही तो फायदा है, आपको मेथड चाहे कुछ भी आती हो, सही आनी चाहिए, बस गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे करना है वैसे कर लो, है ना? कुछ भी लगा सकते हो। अब मैं सारी मेथड बताऊंगा तो फिर टाइम इतना लग जाएगा, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको मेथड्स बता ही देता हूं, दो दो तो एटलीस्ट बता ही देता हूं कि कम से कम
कुछ तो दिमाग लगाओगे आप। ध्यान रखना, नोट्स सभी बनाओगे। अगर मैंने देख लिया ना किसी के नोट्स नहीं बने हुए हैं तो ध्यान रखना, मैं बहुत मारूंगा उठा उठा के उसे, जिसके भी नोट्स नहीं बने। तो नोट्स में कोई लापरवाही नहीं है ना, कोई भी लापरवाही नहीं है। हाँ बनाओ, बिल्कुल बनाओ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों के अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, है ना। ये नोट्स ही हैं जो आपको लास्ट तक लेके चलेंगे। नहीं तो कहां तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे बुक शीट से। शीट में वैसे ही कुछ नहीं दिया होता, ऊपर ऊपर से दिया होता है। इसलिए तो मैंने आपको थ्योरी वगैरह दे नहीं रहा शीट में, क्या फायदा, खाली दे के कुछ मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा उससे उसमें पढ़ोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो लैंग्वेज ऐसी उल्टी सीधी लिखी होती है और दुनिया भर की चीजें पता नहीं क्या क्या, और जो देना चाहिए वो देते नहीं है ढंग से चीजें। तो इसलिए बुक्स वगैरह पे अभी मत फोकस करो, अभी तो पहले अपने यहां पढ़ो, फिर बुक्स कर लेना। अगर टाइम बहुत बचेगा तो बुक्स ही करनी, फिर करना क्या है ना। लेकिन ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं ना, इसी की वजह से। मेरे नोट्स आज आज तक पड़े हुए हैं। 2012 में मैंने कोचिंग करी थी, आज 8 साल 9 साल हो गए। और आज भी मैं कभी कभी अपने नोट्स की हेल्प लेता हूं पढ़ाने के लिए, है ना। मैंने भी पढ़ा था, कोटा से पढ़ा था, रेजोनेंस से पढ़ा था मैंने भी। ठीक है, आज भी मैं उन नोट्स की कभी ना कभी हेल्प लेता हूं। कभी अगर मुझे लगता है कि मेरे को कभी कोई पॉइंट में अगर भूल जाता हूं या कभी मेरे को रिकॉल नहीं आ पाता, है ना, क्योंकि होता ही है कई बार, हर बार थोड़ा ना, कई बार पढ़ के आना पड़ता है, कई बार बिना पढ़े आ जाते हैं, कई बार ये देख के तो आना पड़ता है एटलीस्ट कि आज मैंने पढ़ाना क्या जाके, है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना, अब हमें भी अगर कॉपी की जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है, आप तो स्टूडेंट ही हो, है ना। आप कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाओगे, कहीं पे चले जाओ, कोई रेयरली कोई टीचर होता है जो बिना नोट्स के पढ़ाता है। उसका रीजन ये होता है कि जैसे केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, किसी की फिजिकल मिल जाती है, किसी को इनऑर्गेनिक मिल जाती है, किसी को ऑर्गेनिक मिल जाती है। तो वो छोटे से पार्ट पे उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ी होती है। अब हमारे पे मैं अपना ही नाम बात कर लूं, मेरे को मैथ भी पूरी पढ़ानी है, मेरे को केमिस्ट्री के भी तीनों पार्ट पढ़ाने हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। भाई वहां फिजिकल का एक टीचर होता है जो मतलब उसको कॉपी की क्या जरूरत है, वो तो पहले सब कुछ उसको आता है ना। फिर भी मैं 80% 70% तक तो मैं बिना नोट्स के पढ़ाता हूँ। हाँ 20-30% में फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है मुझे भी, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि अगर मुझे भी नोट्स की जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, आप मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तो आपके लिए नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरे पास भी नोट्स यहाँ पे भी कहीं पड़े होंगे, मेरे पास कोटा के नोट्स थे जो यहाँ कहीं रखा होगा कोई एक आध कॉपी शायद। हाँ ये पड़ी तो है, अभी भी नोट्स पड़े हैं मेरे पास। देखना चाहोगे मेरे नोट्स? ये देखो, ये है मेरे नोट्स, अभी भी ठीक ही है। अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही कॉपी, अभी 8 साल हो गए, कितनी भी चलेगी ना। देखो सब कुछ लिखा हुआ था इसमें, ये मैथ की बेसिक कॉपी थी, कभी लाल पेन से, कभी नीले पेन से, कभी काले पेन से, तो कभी किससे, है ना। तो नोट्स मैंने बहुत अच्छे बनाए थे, इसी वजह से आज उसकी जरूरत भी पड़ रही है मुझे, और कई बार पड़ती भी है ना। तो ध्यान रखना, ये नोट्स आपको कब कहां हेल्प करेंगे आपको भी नहीं पता। कई लोग तो रद्दी में भेज देते हैं। भाई हम जब कोटा में गए थे तो जब वहां से निकले हमारे पास इतने नोट्स थे, इतने नोट्स हो चुके थे। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, पता है क्या थे? या तो मैं रद्दी में बेच के आराम से रिलैक्स होके घर जाऊं कि ना मुझे सामान उठाना पड़े, ना मुझे कॉपी का वो भारी सा इतना बड़ा बोझा उठाकर ले जाना पड़े, और कुछ पैसे आएंगे वो, और है ना। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं सारी कॉपियां, सारी शीट्स अपनी भरूं बैग में और खच्चर की तरह सब कुछ लाद के घर ले जाऊं, है ना। तो शायद मैं बेवकूफ था जो मैंने सेकंड ऑप्शन चुना था। मैंने सारे अपने नोट्स अपने बैग में डाले, मैंने कहा कोई नहीं, आज प्रॉब्लम होगी, आज मुझे भले ही बहुत बुरा लगेगा और बहुत टफ टास्क है इन सारे नोट्स को घर तक लेके जाना, लेकिन मैंने दूर की सोची थी। मैं उस टाइम की नहीं सोच रहा था। मुझे पता था यार नोट्स रहेंगे ना, क्योंकि ये मेरी है, ये मेरी कमाई है, पता है, ये मैंने लिखे हैं। ये एक ऐसे टीचर ने मुझे पढ़ाया है, जो टीचर कहीं ना कहीं 10-12 बुक से पढ़ के, जिसको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो सब चीजों को निचोड़ करके मुझे लिखाया उसने कुछ। मैं ऐसे ही रद्दी में फेंक के चले जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास जो बुक्स थी ना महंगी, जो बुक्स महंगी थी, बड़ी बड़ी बुक्स, मैंने कुछ बुक्स भी लास्ट में खरीदी थी, ऐसी चस्का था,
लोग खरीदते थे तो हम भी खरीदते थे। बिलीव मी वैसी कैसी पड़ी रहेगी, मैंने कभी सॉल्व नहीं करी, लेकिन खरीदी थी शुरू शुरू में। अरे यार बड़ा बड़ा चाव था कि नहीं नहीं बड़ी बड़ी बुक्स खरीदेंगे। अभी अभी शुरू शुरू में तुम लोग भी तो मुझसे पूछ रहे थे सर बुक्स कौन सी लें, और शुरू में ही चाव होता है। मैंने इसलिए तो बोला ना, शुरू में तुम्हें लगेगा कि अरे यार सर बुक्स ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो। कुछ दिन तक आप जाओगे ना तो आप हाथ खड़े कर दोगे, सर क्या बुक्स, ये शीट ही सॉल्व नहीं हो रही पूरी हमसे, है ना। तो वो दिन आता है, मेरे साथ तो बीत चुका है, इसलिए मैं ऑलरेडी तुम्हें बता देता हूँ वो चीजें। तो वो बुक्स जो महंगी महंगी थी वो मैं रद्दी में बेच के आ गया था। सोचो कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। मतलब जो मैंने हजारों की बुक्स खरीदी वो मैं रद्दी में बेच के आया हूं, और जो रद्दी वाली चीजें उसे घर उठा के लाया हूं, है ना बेवकूफी। लेकिन सच में वो बेवकूफी नहीं थी, क्योंकि वो बुक तो मेरे को किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी, किसी भी स्टोर में पैसा खर्च करूंगा मुझे मिल जाएगी। मैं 1000 रुपए खर्च करूंगा, 2000 खर्च करूंगा, बुक्स फिर खरीद लूंगा। लेकिन ये नोट्स अगर एक बार मेरे हाथ से चले गए ना किसी और के पास, तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। उसके लिए मुझे हजारों क्या लाखों रुपए भी खर्च कर दूं, ये वापस नहीं आएंगे। दिस वॉज माई मेंटेलिटी एट दैट टाइम। मैं सारे नोट्स उठा के घर ले आया, सारे। आज भी मेरे पास एक एक नोट्स पड़ा हुआ है, एक एक नोट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, शुरू का जब मेरा दौर था, जब मैंने शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं सारा अपना उन्हीं नोट से पढ़ाता था। कुछ हद तक मैं थोड़ा अपनी बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता, कि पहला साल होता है पढ़ाने का, बहुत टफ होता है ना। हमें भी कई बार नहीं होता पता कि कैसे पढ़ाना है, कैसे कोर्स खत्म करना होगा, ठीक है। शुरू में मेन लेवल ही पढ़ाया था, पहले दिन एडवांस नहीं पढ़ाया था। हाँ इतना नहीं था, कैपेबल नहीं थे, वो चीज नहीं थी, लेकिन घुसना नहीं चाह रहे थे एकदम से कि यार बच्चे को फ्यूचर भी तो है आगे, हम अपने लिए घुस जाएं और बच्चे बर्बाद हो जाएं, क्या फायदा उस चीज का ना। तो शुरू में जो हम कर सकते हैं हमने वही किया। शुरू में सबसे पहले एकेडमिक्स भी पढ़ाया था, उसके बाद फिर 11th 12th वालों को भी पढ़ाया, 10th वालों तक को भी पढ़ाया था मैंने, है ना। और उसके बाद फिर चलती की कहानी, है ना। और सब कुछ हो रहा है। अब वही है ना कि मैं यहां पर अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस पूरे के दौरान सिर्फ आपको एक चीज समझनी है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स इन माय लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस थी, वो आज भी है। मैं इसलिए हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं, मैं चेक नहीं करूंगा आपके नोट्स की कैसे बन रहे हैं, अच्छे लिखे हैं खराब लिखे हैं, आपको खुद अकल होनी चाहिए। हाँ कई बार डरा देता हूं मैं कि हाँ मैं मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात, इतने बड़े बच्चे हो गए तो तुम्हें मार के भी क्या फायदा ना। लेकिन इंपॉर्टेंस मैंने बता दी है, ठीक है। नोट्स आज भी 8 साल बाद 9 साल बाद भी अगर आज मेरे काम आ रहे हैं ना, ये मेरी कमाई थी, ये मेरी कमाई थी कि मैं आज उसको साथ में लेके चल रहा हूं। ये तो खाली एक मैथ की मैंने कॉपी यहां रखी हुई थी, शायद कोई कंसेप्ट मेरे को देखना था तो मैं यहां पे लेके आ गया था, ठीक है। तो कई बार, लेकिन आज एक चीज पता है, एक और चीज मेरे को सीखने को मिली। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि अब देखो चैप्टर तो होता रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी बातें भी कर लेना, अब ये क्वेश्चन भी करते रहना। मैं ये कह रहा हूं उस टाइम पे हमें लगता था कि हमें कितना पढ़ा दिया, लेकिन आज मैं अपने नोट्स देखता हूं ना, मतलब जितना मैं आपको, जैसे मैंने आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया ना, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना ही पढ़ाया है, उस टाइम पे हमें उसका 70% भी नहीं पढ़ाया गया था, 70% भी नहीं पढ़ाया था। मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा, हो सकता है वो टीचर हमें ऐसा मिला हो या जो भी मिला हो, ठीक है, मतलब बहुत कम पढ़ाया गया था। शायद इस वजह से मेरा कंसेप्ट भी वो क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं बहुत पढ़ा रहा हूं, ये तो बहुत है, बिलीव मी। मैं 10 जगह से पढ़ने के बाद आपको पढ़ाता हूं, यानी कि आपके लिए तो कोई चीज छूटती भी नहीं है, हर एक चीज ऑलमोस्ट बताता हूं। फिर भी कभी कभी होता है कि कभी एक आध टॉपिक छूट जाता है, ठीक है, वो कई बार मेरे को याद नहीं आता, फिर मैं फ्लो में पढ़ाना कुछ और होता है, पढ़ा कुछ और देता हूं, ठीक है। और ये थोड़ा सा लैक ऑफ नोट्स की वजह से भी होता है, क्योंकि मैं खुद के अपने नोट्स लेकर के नहीं आता। मैं अपने नोट्स लूंगा तो फिर टॉपिक वाइज सब टॉपिक क्लियर होंगे। अब मैं सोच रहा हूं, अब मैं अपने एक बार फिर दोबारा से अपना जो मेरे को पढ़ाना होता है मैं उसके नोट्स भी बनाता हूं। अब एक दिन लगना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी मुझे, कि मेरे पास खुद के नोट्स होंगे कि मैं उसी को देख करके पढ़ाता रहूंगा। हाँ भाई क्वेश्चन करो, बातें बहुत हो गई है ना, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने, है ना। लेकिन बस मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बता रहा था और कुछ नहीं है। जर्नी भी नहीं, बस उस नोट्स की इंपॉर्टेंस बता रहा था। वो नोट्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, बहुत काम आएंगे आपके, बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसलिए ढंग से बनाना, भले ही उन नोट्स को बनाने में पैसे खर्च करने पड़ जाएं, अगर आप चाहते हो कि आपको वो नोट्स अच्छे दिखें बाद में भी। देखो मैं सोचो कितनी अच्छी अच्छी कॉपियां मैंने खरीदी थी, है ना, स्पाइरल, ये कोटा में ऐसी मिलती थी, कोटा में बाकी छोटी मोटी कॉपियां होती भी नहीं थी, ठीक है। तो अच्छी कॉपी बनाई थी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा बहुत खर्च करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हो ना तो अच्छे बनाओ, कि कल को आप किसी को नोट्स दिखाओ तो आपको शर्म ना आए। क्योंकि अगर मैं यही चीजें रफ कॉपी में लिखता होता तो वो अगर थोड़ी सी कहीं भीग भी जाती तो वो खराब हो जाती,
या उसमें मिटने लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा जो रफ पेज होता है उसमें बहुत दिनों बाद वो चीजें धुंधली पड़ जाती है, वो ऑलमोस्ट मिट जाती हैं। तो शायद अगर मैंने रफ में बनाए होते उस टाइम पे नोट्स, तो आज मैं इसमें इतना कैपेबल भी नहीं होता कि मैं इनको पढ़ पाता, मैं पढ़ भी नहीं पाता शायद, है ना। लेकिन पढ़ पा रहा हूं तो इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अच्छे बनाए हैं ना। तो आप भी थोड़े ठीक बनाना, मतलब कंजूसी मत करना यार। जहां इतनी फीस भर रहे हो, इतना आपने कुछ किया है, वहां नोट्स में कंजूसी एटलीस्ट मत करना, क्योंकि यही आपका साथी है। मैं साथ छोड़ दूंगा आपको, 1 साल बाद आप कहां होंगे, मैं कहां होऊंगा, है ना। ये कोचिंग भी आप दूर हो जाओगे इस कोचिंग से, लेकिन ये है ना कि बिलीव में ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। और इसको कभी रद्दी में मत बेचना, बस ये मैं एडवाइस देता हूं। ये आपकी कमाई हुई ऐसी दौलत है ना जो कभी दोबारा वापस आपके पास नहीं आएगी। आपको रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा उसको। बुक्स वगैरह तो ऑथर लिखते हैं, वो आज नहीं तो दूसरी बुक दुकान पे मिल जाएंगे, यहां से नहीं तो दूसरी दुकान से मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ये थोड़ा ना मिल जाएगा। क्योंकि इसमें हमने हर वो चीज लिखी है जो मुझे अगर नहीं आती होगी तो मैंने स्टार करके लिखा होगा, या मेरे को अगर बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया होगा, या बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो मैंने उस पर ऐसे ऐसे गोले बना बना के मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था, या फिर कुछ ऐसी थी तो मैंने नहीं लिखी फालतू फालतू चीज, और मेरा काम की चीजें। ये क्वेश्चन हुआ किसी का, या बातें में ही रह गए? कुछ आइडिया नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसे करना है? मेरा गला सूख गया बोल बोल के, बट तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। बस एक चीज लाइफ से और सीखना कि हमेशा करंट टाइम की मत सोचा करो कि करंट पे मुझे इस टाइम पे मतलब रिलैक्स मिल रहा है या कुछ भी है। हो सकता है उस टाइम के लिए वो आपके लिए थोड़ी टफ कंडीशंस हो, थोड़ा सा दुख लगे, बहुत बुरा लगे, बहुत हार्ड टाइम आएगा कभी ना कभी लाइफ में, बट आप थोड़ा दूर की सोच के चलोगे ना, आप हमेशा कुछ कर लोगे। उसी टाइम की सोचोगे, नहीं अभी मुझे अच्छा लगे, अच्छा फील होना चाहिए इस टाइम पे, देन यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट डेफिनेटली। और अगर आप आगे की सोच रहे हो कि हाँ मुझे आगे ये मेरी चीज आगे काम आएगी, या ये वाली चीज, मैं खाली नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों की बात कर रहा हूं, पढ़ाई की, टाइम मैनेजमेंट की, कुछ भी, बहुत सारी चीजें। आगे की सोच के चलोगे ना तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। थोड़ा सा आगे सोचा करो, बहुत ज्यादा आगे भी नहीं। करंट में हम लोग सोचते हैं नहीं आज ठीक है थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, या थोड़ा सा कम पढ़ लूं, या ये वगैरह वगैरह। आज यंग हो यार, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो। सुनो क्या करें इसमें, क्या करा। देखो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, शायद 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 मैं अगर यहां से कुछ, ये जेड माइनस ओमेगा है, यहां से भी शायद जेड, नहीं यहां से जेड माइनस ओमेगा नहीं आएगा। आ सकता है क्या? क्या मैं ओमेगा कहीं से जनरेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, यहां से शायद आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा, और या फिर ऐसा करें, एक मिनट रुको, ऐसा करते हैं, इसको भी इधर लेके आते हैं, है ना। मॉड जेड स्क्वायर, अरे यार मैंने दोनों साइड ओमेगा लिख दिया यार, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया? ये तो कट जाना चाहिए फिर अगर ऐसे दोनों साइड दोनों ओमेगा लिखा था। अरे यार शायद इसी वजह से तुम्हारा आंसर भी नहीं आ रहा। मेरे को अब रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये ऐसे तो ओमेगा ओमेगा कट जाना चाहिए था, फिर बचा क्या इस क्वेश्चन में? ये तो ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में था, मैंने माइनस कहां से बीच में लिख दिया? शायद मैं डॉट लिखने वाला था, मैंने माइनस कर दिया होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, हाँ अब सही है। अरे यार मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, तो फिर तभी तो गलत आ रहा है सर। जेड इक्वल टू 0, हाँ वही तो, ओमेगा काट दिया होगा, है ना। वो तो कटना ही था, क्वेश्चन ही गलत लिखा था। अब सुनो, इतनी देर से खाली मैं सोच रहा था तुम कर रहे हो कि मैं बातें कर लेता हूं, पता लगा क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, होता रहेगा, एक दिन कम पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा गुनाह नहीं हो जाएगा, है ना। अब सुनो जरा क्या करना था, अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या मैं कुछ अब कर सकता हूं? मैं काम करता हूं, मैं जेड वाले जेड की साइड कर दे रहा हूं और ओमेगा वाले ओमेगा की साइड कर दे रहा हूं। कुछ फायदा मिलेगा क्या? देखते हैं जरा। जेड स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा, जेड प्लस मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड, यहां से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, और यहां से जेड कॉमन आ जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू। ओमेगा बोल रहा हूं, वैसे डब्ल्यू है वो, सही है। तो यहां से मुझे एक चीज तो पता लग गई कि डब्ल्यू अपॉन जेड इक्वल टू क्या बन रहा है,
1 प्लस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस मॉड जेड का स्क्वायर। एक चीज तो पक्की हो गई। क्या पक्की होगी? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इतना तो समझ में आया कि जेड अपॉन ओमेगा, डब्ल्यू अपॉन जेड क्या है? रियल है। ये रियल है, सही है। अच्छा, अगर डब्ल्यू अपॉन जेड रियल है तो मैं इसे कोई के मान सकता हूं क्या? के मान लेते हैं भाई, के मान सकते हैं ना, क्योंकि रियल है तो कोई वैल्यू आएगी, कोई के जैसी वैल्यू आ जाएगी। प्योरली रियल, ये कैसे समझ में आया? यहां देखो 1 प्लस ये रियल, डब्ल्यू अपॉन जेड रियल, यानी मैं डब्ल्यू की जगह पर चाह करके ये कर सकता हूं, ऐसा के जेड लिख सकता हूं क्या? सही है। अब एक काम करते हैं, जिस इक्वेशन में भी आपने सॉल्व किया है ना, आपने डब्ल्यू की जगह लिख दिया के जेड, तो एक काम करें फिर, डब्ल्यू की जगह अगर हम के जेड लिख सकते हैं तो फिर आपको एक चीज पता होगी, कुछ और क्या सॉल्व करेंगे अब, कोई और चीज जिससे हम निकाल सकें इसे। तो एक तो ये बन गया मॉड डब्ल्यू इक्वल टू के स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, सही है। यहां से समझ में आया कुछ? मतलब मैं मॉड डब्ल्यू की जगह पे मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर, ये है ना ऐसे, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं क्या? लेकिन इससे होगा क्या? कुछ और सोचना पड़ेगा। डब्ल्यू अपॉन जेड, किसी का आंसर आया क्या कुछ? जेड इक्वल टू डब्ल्यू आ गया? नहीं, ये तो गलत है। नहीं, ए शायद हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल से आएगा। इसमें सोचो जरा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, डब्ल्यू अपॉन जेड निकाल लिया यहां से, और 1 प्लस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड का मॉड जेड का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मॉड डब्ल्यू की जगह पर तो मैंने मॉड के जेड स्क्वायर और ये रख दिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम ही हो जाएगी। चलो मॉड जेड तो निकल जाएगा एटलीस्ट, चलो निकालते हैं एक बार। मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये इसमें रख दिया, कुछ तो निकलेगा। अब और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो यही कर सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू के जेड कर दिया, तो ये बच गया के, सही है। 1 प्लस मॉड डब्ल्यू की जगह पे हो गया के स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो के प्लस के मॉड जेड स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, सही है। तो अब मैं यहां से क्या सॉल्व करूंगा, कुछ गड़बड़ तो हो रही है यार। जेड स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, के सॉरी मॉड जेड स्क्वायर की जगह पे आ गया के स्क्वायर माइनस के, इधर आ गया, और उधर क्या बन गया, के माइनस 1 मॉड जेड का स्क्वायर के माइनस 1 इंटू के इक्वल टू के माइनस 1, के माइनस 1 से के माइनस 1 कट गया, तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन के, सही है। मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन के। तो हम ये कह सकते हैं क्या, देखो यहां से दो चीजें बनी, एक तो के इक्वल टू 1 भी बन गया। अगर के इक्वल टू 1 है तो के की वैल्यू मैं यहां 1 रख सकता हूं, तो यानी कि अगर मैंने ये रखा तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड बन गया, एक तो ये आ गया, तो जेड इक्वल टू डब्ल्यू तो ये बन गया, सही है, पहला तो ये हो गया। और भी कुछ बन सकता है ये, अगर ये ऐसा है तो और क्या सोच सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन के आ गया, हाँ यहां से हम सोच सकते हैं, अगर मॉड जेड स्क्वायर, खैर यहां से तो घूम फिर के वहीं आ जाएंगे हम, सब कुछ कट जाएगा। हाँ एक काम एक बार सोच लेते हैं, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन के है, तो फिर मॉड डब्ल्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के, दैट इज के, सही है। तो ये इसके जैसा बन गया। अब अगर मैं इसको वहां रख दूं तो डब्ल्यू अपॉन जेड इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस
मॉड जेड का डब्ल्यू का स्क्वायर क्या आ रहा है? के, 1 प्लस के अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन के, तो ये बन जाएगा, ये तो वापस से वही आ गया, इसमें क्या करना, तभी तो मैं सोच रहा था तो घूम फिर के वहीं आ जाएगा। तो ए तो आ गया हमारा, और क्या हो सकता है, और सोचते हैं ना, 1 अपॉन डब्ल्यू जेड, यहां से हम एक काम और कर सकते हैं, जेड इंटू जेड डब्ल्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन के हो गया, और या फिर मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार इक्वल टू क्या हो सकता है, के। और डब्ल्यू की जगह पे हम रख सकते हैं के जेड। एक ये आ रहा है, डी आ रहा है एक तो, हेलो, क्लास ले रहा था मैं। हाँ भाई, तो ये दो आंसर आ तो गए। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो सर, कॉन्जुगेट में क्या बोल रहा है, क्या, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सर, जेड इक्वल टू 0 आ गया, ए सर इसमें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सर? हाँ लगा सकते हैं, कॉन्जुगेट की लगा सकते हो, लगा लो, बिल्कुल मना नहीं किया, कॉन्जुगेट वाली लगा सकते हो। और क्या कह रहे हो सर, मॉड का स्क्वायर क्यों किया, मॉड का स्क्वायर क्यों किया? ये इसलिए यहां से ये वाला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाह रहा था ये मॉड जेड मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर कुछ मिल जाए मुझे, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या ले लिया, मॉड ले लिया। भाई अगर ये नहीं भी करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी, वैसे वो आपकी इच्छा है, आपको नहीं करना तो मत करो, आप दोनों साइड मॉड तो ले सकते हो। तो मॉड डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन गया, के मॉड जेड तो बन गया, ये तो बन सकता है। चलो नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा तो कर सकते हो ना। और इसके बाद आप, मैंने वो इसलिए किया था ताकि इसके स्क्वायर की सीधी से जरूरत पड़ जाए, और किसी लिए नहीं किया। वो यहाँ पे मॉड जेड डब्ल्यू का स्क्वायर मांग रहा था ना, तो मैंने इसलिए स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, जरूरत नहीं है, आप खाली ये भी कर सकते थे, वो आपकी इच्छा है। यहां तक हमने ये किया। और भी मैं पहले तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब दे लूं। सर कॉन्जुगेट से आ रहा है, आ गया, हमारा भी आ गया, कॉन्जुगेट से भी कर लो, कोई नहीं। देखो मैं ये एक चीज सुनो जरा, मैं क्वेश्चन आपके लिए इसलिए यहां पे जब करता हूं तो मैं आपको ऐसे करता हूं कि आप, मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूं, कि मतलब अगर मैं, मेरे को क्वेश्चन में ये मिल रहा होता तो मैं कैसे सोच रहा होता, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट तुम्हें जाते ऐसे लिखा दूं तो क्या होगा, तुम्हें कुछ, तुम्हारे दिमाग में कोई क्लिक करेगी कोई बात, कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। मैं जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता हूं तो आप देखो कि मैं कैसे करके, मैंने किस जगह से कैसे अपने आप को मोड़ा। समझ में आ रहा है कि मैं ये कर रहा था, मुझे लगा कि नहीं ये स्टेप गलत हो गया, अब मैं इधर आता हूं, फिर मैं इधर गया, अब मुझे लगा कि यार यहां से आधी चीजें बन रही आधी नहीं बन रही, मैंने इसको भी काटा, फिर मैं शुरू में गया। ये चीजें आपको अप्लाई करनी है कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई वहां पे पता, मैं तो आपको यहां से क्या करूं, मैं आपको कहीं से इसका सॉल्यूशन निकाल के एज इट इज सॉल्यूशन यहां पे छाप दूं, मेरा काम यहां पे खत्म हो गया क्या? नहीं, मेरा काम है आपको सोचना सिखाना कि क्वेश्चन जब मिलता है तो आपको कैसे करके करना है। मैंने जब शुरू में जब किया तो आपको एक चीज नोटिस होगी, आप चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना, आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया सॉल्यूशन सॉल्व करना, मैंने सोचा कि क्या करें, एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, इसको इधर लाके सोचते हैं, एक बार देखते हैं, कुछ बना तो ठीक है, नहीं बना तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन वो किस्मत अच्छी थी कि वो बन गया। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, हमने इधर किया, मैं करते गया ये बन गया, ये बन के मेरे सामने आ गया। अब मैं क्या करता भाई, यहां से कुछ समझ में थोड़ी ना आ रहा है, लेकिन मुझे बस इतनी सी चीज क्लिक करी कि डब्ल्यू अपॉन जेड रियल आ गया, बस और कुछ नहीं आता मुझे इसमें से। ठीक है रियल आ गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैंने क्या किया, जब मेरे को ये पता है ये रियल है तो मैंने डब्ल्यू को के जेड बोल दिया। भाई हर एक स्टेप से अगला स्टेप डिफाइन होता है, आप प्री डिफाइंड होकर के सारे स्टेप नहीं लेके चल सकते, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको नहीं पता कि कौन सी जगह पे क्या लगेगा, आपको पता थोड़ी ना है, पता होता तो फिर बात ही क्या थी।
भाई अगर आपको सॉल्यूशन आता होता तो फिर आप एडवांस की तैयारी थोड़ा ना कर रहे हो। सॉल्यूशन किसके आते हैं पता है? मेंस के आते हैं, क्योंकि उसके सॉल्यूशन ऑलमोस्ट रटे होते हैं हमें। यहां आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में पता करना होगा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपने शायद जिंदगी में पहली बार देखा होगा वो क्वेश्चन। मैं बहुत फ्रैंकली ये बात बोल रहा हूं, कोई भी टीचर, कोई भी इस दुनिया का टीचर कभी भी क्लास में एज इट इज वो क्वेश्चन नहीं करवाता जो जेईई एडवांस में आएगा। बिलीव मी और नॉट, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब जेईई एडवांस में आते हैं जो बिल्कुल अलग नए कंसेप्ट में होते हैं। जब आप ये शीट्स खरीदते हो ना, जैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो मैं नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, जिनके मॉड्यूल्स वगैरह आप बाई करते हो या जिनके करते हो, उनके मॉड्यूल्स में आप एक चीज नोटिस करोगे, कई बार वो नोट्स अपने मॉड्यूल्स को अपडेट करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उस साल वो क्वेश्चन आया होता है तो अगले साल वो अपने मॉड्यूल में डाल देते हैं। उससे पहले तक उनके मॉड्यूल में नहीं था, यानी उसके पहले तक उनको भी ये नहीं पता था कि इस टॉपिक से भी कभी जिंदगी में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया तो उन्होंने भी अपने मॉड्यूल में ऐड कर दिया। यानी कि ये सब कुछ पता है क्या है, आप जब जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है जैसे भी, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ एक फिक्स सॉल्यूशन तो होगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो गया काम खत्म। लेकिन अगर आप उस कंसेप्ट को सीखोगे कि हां अगर कल को इसके जैसा कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मेरी अप्रोचेस क्या रहती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैं किधर से स्टार्ट करूंगा, कैसे करके अपने आप को वहां से मोड़ूंगा, कैसे करके लेके जाऊंगा, ये मेरे स्टेप्स ही मुझे बताएंगे। मुझे कोई पहले से कोई पता थोड़ा ना था कि इसके बाद ये स्टेप होना है। कितना याद करोगे? हजारों लाखों करोड़ों एक चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन करोगे? आप कर सिर्फ इतना सकते हो कि आप मल्टीपल क्वेश्चन कर करके आपको यह पता लग जाएगा कि अच्छा ये जैसी जैसे ये चीज आती है तो हम इतना तो कह सकते हैं कि ठीक है ये रियल आ गई। हाँ अब मैं कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा लूंगा, क्योंकि इसके बाद भी अगर उसने किया है तो उसको भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। तो हमने क्या किया, रियल ले लिया। रियल लेकर के फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं रियल लेके। फिर मैंने कहा यार रियल लेके करते हैं तो रियल तो कोई के तो वैल्यू मान सकता हूं ना, क्योंकि मुझे हर ऑप्शन में जेड और डब्ल्यू को रिलेट ही करना है आपस में। इसका मतलब मैं रिलेशन के लिए मुझे पहली एक चीज मिल गई जहां मैंने डब्ल्यू को के जेड बोल दिया। सही है, अगर के वन आ गया तो पहला आंसर हो जाएगा, के वन नहीं आया तो नहीं होगा। अब मेरा काम है कहीं ना कहीं के पर बात करना, क्योंकि के ही मुझे डिसाइड करेगा कि मेरे को किधर जाना है। हाँ अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, मैं अभी यहीं तक तो पहुंचा हूं। तो मैंने मॉड डब्ल्यू को क्या कर दिया, के जेड लिख दिया। अब फिर मैंने इन्हीं को क्या करा, यहां पे रख दिया। ये तो क्या हो गया, डब्ल्यू की जगह पे मैंने के जेड रखा तो जेड से जेड घट गया, के बच गया। के बच गया, के इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अब देखो मुझे यहां से के निकालना था तो मैंने क्या किया सोचो, या जेड और के में रिलेशन निकालना था। मैं चाह रहा था जेड, क्योंकि अभी तक के किसके फॉर्म में आया है, जेड और डब्ल्यू दोनों को एक साथ मिला के आया है। आप चाह रहे हो कि दो एक चीज एलिमिनेट हो जाए, एक बच जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने जेड को रोक लिया, मैंने डब्ल्यू की जगह वो चीज रिप्लेस कर दी, जेड को रोक लिया। लेकिन ये तो मजबूरी थी, कट गया, वो तो काटना ही था। इसको सॉल्व किया तो मॉड जेड स्क्वायर, ये ब्रैकेट में क्या बना, ये देखो जेड स्क्वायर में इधर लेके गया, ये बन गया के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के, और ये उधर चले गया के माइनस वन। यहां से के कॉमन आया, क्या बचा, के माइनस वन। के माइनस वन से के माइनस वन जब कटता है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड काटा जाता है तो उसको जीरो भी रखा जाता है। तो के माइनस वन जब कटा तो के इक्वल टू 1 रखना पड़ा, मुझे मजबूरी थी, रखना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में बोला होता के या ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर मैं इसको नहीं लेता। तो एक मेरे पास ये बना और एक मेरे पास ये बना, ये दो ही रिलेशन है, इन दोनों से ही आंसर आएंगे जो भी आएंगे। अब इसके अलावा तो और कुछ है नहीं मेरे पास। मैंने के वन रखा तो मेरा ये डब्ल्यू इक्वल टू जेड आ गया। अब दूसरे वाले रिजल्ट को भी तो यूज तो करना ही होगा ना कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे पास मॉड जेड स्क्वायर 1/k है तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा कि अगर मॉड जेड स्क्वायर 1/k है तो यहीं से मैं इधर लेके गया और मैंने कहा कि मॉड डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या था, के इंटू 1/मॉड जेड स्क्वायर। तो के इंटू 1/, के स्क्वायर, तो के से के कट गया, यानी मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू के आ गया। अब मेरे को देखो हर क्वेश्चन में कहीं भी मॉड नहीं लिखा हुआ है, जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू बार, जेड बार, यही सब चीजें हैं। तो मैंने इसको तुरंत क्या कर दिया, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार इक्वल टू के करके लिख लिया। सही है, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ये ऑप्शन नहीं होते, ऑप्शन कुछ और होते तो मैं कुछ और सॉल्व कर रहा होता। यानी क्वेश्चन एंड ऑप्शन बोथ विल डिसाइड दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, है ना। दोनों एक साथ डिसाइड करेंगे, खाली क्वेश्चन डिसाइड नहीं करता कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा, साथ में ऑप्शंस भी डिसाइड करते हैं कि आप सॉल्यूशन किस साइड लेके जाओगे। तो मैंने देखा कि मेरे को कोई भी डब्ल्यू का जेड का मॉड नहीं दिया हुआ है, हर जगह बार या डब्ल्यू चल रहा है। तो मैंने तुरंत जब डब्ल्यू जेड इसको क्या कर दिया, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार कर दिया। अब डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार किया तो अब मैं देखो
लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें W और W बार हो, Z और W के बारे में बातें हो रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर W की जगह पर KZ रख दिया, क्योंकि Z तो यहीं से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। मैंने W की जगह KZ रख दिया। क्या करा, ये W की जगह जो था KZ मैंने यहां रख दिया, तो KZ इंटू W बार इक्वल टू K बन गया। K को K से K काट दिया, Z इंटू W बार इक्वल टू 1 बन गया। तो Z इंटू W बार इक्वल टू 1 एक और ऑप्शन आ गया। यही दो आंसर है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन बनता नहीं, क्योंकि आपने दो ही चीजें थी, दोनों को सॉल्व कर लिया। हाँ भाई एक मिनट रुको, कौन बोल रहा है? शुभ। हाँ बोलो। अगर हम k को 1/z mod z स्क्वायर अगर हम इसमें पहले इक्वेशन में रख रहे हैं ना, तो b भी आ रहा है फिर तो। किसमें रख रहे हैं? तो सर k को हम इसमें जो आपने बॉक्स बना रखा है। ये वाला? हाँ सर। इसमें हम क्या रखें तो? एक मिनट। देख लो एक बार चेक कर लो, कर लेंगे अगर वो भी आ रहा होगा। मैंने अभी आंसर तो देखा नहीं, बताइए आंसर क्या क्या है इसके। अभी कौन सा हमने मोहर लगा दी, अभी तो कर रहे हैं। अभी हम देखो ये हो रहा है क्या, इससे आ रहा है? सर मॉड ओमेगा हमारा k mod z आ रहा है ना। हाँ, मॉड W इक्वल टू K मॉड Z आ रहा है। तो मॉड w हमारा 1/mod z भी आ रहा है फिर। W मॉड मॉड क्या, अच्छा मॉड Z इक्वल टू क्या आ रहा है? मॉड W अपॉन K, ये कह रहे हो? हाँ सर। इसको अगर हम यहां रखें तो फिर इसमें k की वैल्यू हम 1/mod z स्क्वायर रख रहे हैं। इसमें अगर K की जगह पे 1 अपॉन मॉड Z स्क्वायर रख दें तो ये मॉड Z स्क्वायर बन जाएगा, ये कह रहे हो? यही कह रहे हो ना? इधर हाँ कर सर। मॉड ओमेगा फिर मॉड Z से मॉड Z काट दे रहे हो? हाँ सर, फिर मॉड ओमेगा 1/mod z आ रहा है, फिर उसको बॉक्स वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। अरे यही तो गड़बड़ हुई ना तुमसे, सुनो जरा। हाँ, एक मिनट रुको, अभी बता रहा हूं मैं। अगर आपने ये लिखा हुआ है मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z, सही है सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इसका मतलब ऐसा लिखोगे Z इंटू Z बार इक्वल टू मॉड Z। आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपने ये काट दिया, काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? एक तो 1 आ जाएगा। हाँ, तो मॉड Z इक्वल टू 1 आ गया। तुम ये कर रहे हो, एक मिनट रुको, चलो ठीक है करके देख लेते हैं। ये आपने जैसे ये काटा तो मॉड W इक्वल टू आ गया 1 अपॉन मॉड Z, ये कह रहे हो? ये आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड W इक्वल टू 1 अपॉन मॉड Z आपने रख दिया यहां पे, ठीक है। करके देख लेते हैं। 1 अपॉन मॉड Z का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड Z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा, ये क्या आया था यहाँ पे, W की जगह KZ रखा तो K आ जाएगा, है ना? ये K आ गया। इसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया 1 अपॉन मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू K। ये तो घूम फिर के वही आ गया, अभी तो निकाला था ये कहीं, कहां गया? ये देखो यही तो आया। तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी कुछ, ये तो वही आ गया। यहां देख लो। अरे कहां गए? समझ में आया? एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पर। हाँ सर, आ रहा है समझ में। हाँ, तुमने कुछ मिस्टेक करी है शायद, एक बार चेक कर लो, दोबारा से फिर चेक कर लो। वैसे तो मैंने तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुमने कहा वही मैं करते गया। मॉड Z ये रखा, ये रखा, वो तो वही आएगा ना। तुम देखो यार, तुम A की जगह B रख लो या B की जगह A रख लो, आंसर तो वही आएगा ना। जब दो चीजों को आपस में रिप्लेस करते हो तो घूम फिर के आंसर वही आना है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप पहले A को B की जगह रिप्लेस कर लो या B को A की जगह रिप्लेस कर लो, आना तो घूम फिर के दोनों ने वही है। तो इसलिए घूम फिर के वही आएगा, वो आएगा ही आएगा, वही आएगा। सही है, ठीक। और कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आया कैसे कर रहे हैं? आपको लॉजिक समझ में आने चाहिए क्वेश्चंस के, कि हर स्टेप पर मुझे इंपॉर्टेंट, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं घूमा, कैसे मैंने ये W/Z मैंने इसको कैसे यूज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये एक रियल वैल्यू मुझे दिख गई, तुरंत दिख गई, तो मैंने तुरंत इसको रियल, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन में दी है ना, 100% ऐसी चीजों का यूज जरूर करता है। हमें ये चीजें नहीं दिखती, हम सोचते हैं कि सीधे सीधे हमारे सामने चीजें आएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये W/Z मैंने जैसे ही ये देखा, मैंने तुरंत रियल बोल दिया उसे।
और रियल बोला तो मुझे पता है जेड और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन से निकालने सारे के सारे, तो मैंने रियल लेकर के के ले लिया, आप आर ले लो, थीटा ले लो, जो लेना वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद तो आपको पता है सब कुछ मैंने बता दिया एक एक चीज करके। हाँ ये बी नहीं आ रहा, मैं एक बार आंसर चेक कर लूं, इसके आंसर्स क्या है। आंसर इज ए एंड डी, जेड इक्वल टू डब्ल्यू एंड जेड डब्ल्यू बार इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, यही दो है, सही है। किसी और का किसी और मेथड से भी आंसर आया होगा ना, तो एक काम करना, जिस भी मेथड से आपने किया, देखो ये चीजें अभी हम लोग सीख रहे हैं, जरूरी नहीं आप मेरे से ही सीखो, आप आपस में भी स्टूडेंट सीख सकते हो सकता है कि मैं भी आपसे कोई चीज सीख लूं, कि मैं कोई परफेक्ट थोड़ा ना मैथ में परफेक्ट हूं ना केमिस्ट्री में, और दुनिया में कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता डेफिनेटली, ठीक है, हर कोई लर्निंग फेज में ही होता है। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर मेरा दूसरी मेथड से भी आंसर आ रहा था, मैंने अगर जैसे मेरे को कल उस बच्चे ने अमित चौसाली ने सॉल्व करके दिया, अच्छा लगा कि कम से कम उसने ट्राई तो किया था इस दूसरी मेथड से। ये तो होता क्या है ना कि हम एक ही के पीछे लगे रहते हैं, आप ट्राई करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आपको अगर कुछ भी लगा कि इस मेथड को सॉल्व करने में, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने कोई और मेथड यूज करी है, तो आप उसको लिखना, ग्रुप पे सेंड करना, मुझे अच्छी अगर सही लगी तो मैं उस पर ओके कर दूंगा, और फिर बाकी लोग सब लोग देख लेना। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी अगर आपको नई चीज मिलती है जो आपको लगता है कि मैंने क्लास में नहीं बताई, बट आपको लगता है कि दैट इज गुड थिंग इन दैट क्वेश्चन, आपको भी समझ में आ रही थी लेकिन आंसर उससे भी आ रहा था या कुछ भी आ रहा था, आप उसे लिख के ग्रुप पे सेंड करो। इसलिए तो ग्रुप बनाया, और किस लिए ग्रुप बनाया? गप्पे मारने के लिए तो ना बनाया ग्रुप। उस पर क्वेश्चंस डालोगे, आप अपने सॉल्यूशंस डालोगे, कुछ अगर आपको जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया है आपको उससे अच्छी मेथड कोई मिल रही है, तो आप वो मेथड लिख करके सॉल्व कर दो उसमें, है ना, भेज दो, कोई ना कोई देखेगा, पढ़ेगा, सीखोगे तो सही कम से कम, सही है ना। तो देखो एक ये क्वेश्चन हमने आज कर लिया, एक ही क्वेश्चन, दो तीन ही क्वेश्चन कर पाए आज, हम ज्यादा कर भी नहीं पाए, चलो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन यही काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये क्वेश्चन अब वही कर सकता है जिसको पूरा चैप्टर आता है, जिसको ये पता है डब्ल्यू अपॉन जेड रियल होता है, क्या होता है ये, इसको कैसे लिखते हैं, रिप्लेस करने वाली चीजें ये सब कुछ, ठीक है। ओके, अब मेरा भी गला दर्द होने लग गया, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। अभी अब क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम लोग बाद में, मैं अब अगली क्लास में हम लोग रूट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं शीट में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक्सरसाइज 1 पूरी कर ले रहे हो, साथ साथ में जो जो भी टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ शायद सेक्शन, मेरे पास शीट अगर एक मिनट, हाँ शीट मेरे पास है ये, इसमें हमने क्या नहीं किया है शायद, देखो एक्सरसाइज 1 में आपने सेक्शन ए कर लिया होगा, सेक्शन ए पूरा हो जाएगा, सेक्शन बी पूरा हो जाएगा, सब कुछ पढ़ लिया आपने, सेक्शन सी भी पूरा हो जाएगा, सब कुछ पढ़ लिया है, सेक्शन डी पूरा छोड़ के सेक्शन सी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लेना, ठीक है, दोनों कर लोगे। सेक्शन ए और सेक्शन सॉरी एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, बस पार्ट 3 में आप पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पार्ट 3 पूरा कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1 में सिर्फ सेक्शन डी को छोड़ के बाकी सब कर लेना, और करते रहो इन सब चीजों को, ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको चीजें को सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना, और क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सको उतने बेटर है। ओके, तो कल कोई क्लास नहीं होगी, कल ना केमिस्ट्री की होगी ना मैथ की होगी, ठीक है, कल छुट्टी है। परसों की क्लासेस की टाइमिंग हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कल के लिए मैं आपको एक लेक्चर सेंड करूंगा क्वाड्रेटिक वाले, तो वो आप देख लेना, है ना, सेंड कर दूं ना सब लोगों को, ओके है, सब लोग पढ़ लेंगे उससे, कल का दिन हमारा खराब नहीं जाएगा ना, मतलब यूज ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, सब लोग ओके हैं, मैं सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड कर दूंगा।